हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स क्या होता है। तो कल का लेक्चर जो था बच्चों, वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये चीज़ हमने दिखाया था कल। तो उसी में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि उसी में ये चीज़ आता है कि अगर दो पैरेलल वायर्स हो, एक ऐसे हो एक इधर ऐसे हो, तो इन पे लगने वाला फोर्स, एक वायर की वजह से दूसरे पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, ये हमें पता करना है। तो दो वायर्स है, तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरे पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर पे फोर्स लगेगा। यही तो होगा बच्चों, है कि नहीं? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। मेन चीज़ हमको ये देखना है कि दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, है कि नहीं? पैरेलल रहेगा तब कैसे चीज़ बदलेगी। तो हम दो केस लेंगे, एक में इनफाइनाइट वायर लेंगे, दूसरे में फाइनाइट वायर लेंगे, तो कैसे चीज़ें बदलती है एक छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले का चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे यूज भी होगा। जैसे कि बात मैं कर लेता हूँ, अगर हमारे पास फाइनाइट लेंथ का वायर हो बच्चों, फाइनाइट लेंथ वायर हो हमारे पास, ठीक है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका भी बनता है। तो एक हमारे पास मान लेते हैं कि एक फाइनाइट वायर इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनाइट वायर है। इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? देखिए, तार ऐसे है, तो इसमें ऐसे रखिए, अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए, और ऐसे करंट ऐसे, देखिए करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगे, है ना? करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगे, क्योंकि कर्ल फिंगर इधर होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। मान लेते हैं पहला ये है ना बच्चों, उसी तरीके से दूसरा ये बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। और तीसरा आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। मान लेते हैं फिर चौथा आपके पास इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, मतलब इस तरीके से बनेगा, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं चौथा इस तरीके से बन जाएगा, है कि नहीं? तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बने होते हैं बच्चों। अगला अगर देखा जाए तो अगला में कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर आगे देखेंगे तो आगे कुछ इस टाइप से बन जाता है। गलत हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो सुधार सकते हैं। और भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं आप लोग। तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों? देखिए, ऐसे जा रहा है तो ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसा बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मच्छर काट रहा है ठीक है। तो सुबह सुबह पता नहीं मच्छर कैसे काट देता है। छोड़िए मच्छर को बच्चों, चलिए हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से, हम अच्छे से बना नहीं पाए हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन समझिएगा इसी तरीके से बनेंगे यहाँ पे। तो ये फाइनाइट वायर था। फाइनाइट वायर में हमेशा याद रखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म बनते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप भूल गए क्या? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई थिंक आपको याद होगा बच्चों, हमने ये चीज़ तो बायर सेवर्ट लॉ से बताया ही था किस तरीके से होता है। अब अगर ये चीज़ आपको पता है, तो मान लीजिए हम इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं इसके सेंटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या होगा बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। सेंटर पे अगर ले रहे हैं कोई भी पॉइंट, मतलब सेंटर मतलब ऐसे यहीं पे नहीं ले रहे हैं,
अब इसी वायर पे लेंगे तो उसका तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा, लेकिन इसी के कुछ परपेंडिकुलर जो कि मतलब मिड पॉइंट की तरह ही काम करे, तो एक ऐसे बनाते थे लाइन, एक ऐसे बनाते थे, तो दोनों लेंथ तो बराबर है, एंगल 45 ही बनेगा। तो ये एंगल लेते थे, ये एंगल, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो दोनों का साइन 45 साइन 45, 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 √2 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम इंड पॉइंट पे पूछें, इंड पॉइंट पे, तो म्यू नोट बाई 4 पाई हो जाएगा, आई बाई आर हो जाएगा। हम किसी आर दूरी पे बोल रहे हैं, आर दूरी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से ऐसे ऐसे चलते चलते हम आर यहाँ पे ले लें, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए पी, जो कि आर दूरी है यहाँ से, तो एक एंगल बनेगा ऐसे करके, ये लगभग 90 हो जाता है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक लेते हैं तो ये लगभग 90 लगता है, और दूसरी एंगल तो बन ही नहीं रहे, वो जीरो हो गया। तो एक साइन 90 एक साइन जीरो, तो साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन जीरो तो जीरो ही होता है। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कुछ और आ रहा है, किसी आर डिस्टेंस दूरी पे, आर डिस्टेंस दूर पे इतना आ रहा है, लेकिन वही अगर इंड पॉइंट पे चले गए यहाँ पे, तो वो आ रहा है इतना, मतलब कम हो गया। √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और होगा, तो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है बाहर जाते हो। ओके सर, घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बदल रहा है। तो फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे बदलता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करने से, इधर बढ़ने से, मतलब वायर के पैरेलली बढ़ने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वायर के परपेंडिकुलरली भी बढ़ने से चेंज होगा, क्योंकि आर बदल जाएगा। ये आर को बड़ा छोटा करेंगे तो ये भी तो बदल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं इनफाइनाइट वायर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो बच्चों, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर है, तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर कुछ इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, और ये बढ़ता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इस टाइप से बनेगा, फिर आगे कुछ इस टाइप से, फिर इसके ऊपर इस टाइप से, है ना। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं। और ऐसा ही करते करते अगर हम चलते चले जाएं, कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं, तो हर जगह पे तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों, है ना। हर जगह पे ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट है तो हम कहाँ तक चलते चले जाएंगे। ये हम ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड मुड़ा था, क्योंकि ये फाइनाइट वायर था। इनफाइनाइट में मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती चली जाएगी। वायर में करंट इस तरीके से दौड़ रहा है, अगर इधर करंट दौड़ रहा है तो ऐसे करेंगे तो इधर ऐसे करके मुड़ेगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये लगभग लगभग 90 बनता है, इधर भी लगभग लगभग 90 बनता है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होती है वो म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 90 साइन 90 2 हो जाता है, तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आर का वैल्यू चेंज कर दिया जाए, आर का वैल्यू हम लोग ऐसे ले रहे हैं, यहाँ से कुछ कुछ ऐसे डिस्टेंस पे, ये आर है, ये कोई पॉइंट पी है, ये ही आर है, आर दूरी दूर है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, और यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे ये आर है। ठीक है, तो ये आर घटाने बढ़ाने से भी चेंज यहाँ पे भी होता है, आर घटाने बढ़ाने से यहाँ पे भी चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसके वायर के पैरेलली चलें तब चेंज नहीं होगा, क्योंकि आर हमें यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। आर का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, तो चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। और हम जो दो वायर पैरेलली ले रहे हैं ऐसे ऐसे,
वही तो हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो पैरेलली कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, हर जगह पे सेम रहेगा। तो पैरेलली चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली बढ़ेंगे तब चेंज होगा। तो अगर आर को छोड़ दे तब तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे होते हैं अगर आर नहीं ले रहे हैं। अगर आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों, और इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, यही समझाने में बस टाइम लगता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, तो हम पहला इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनफाइनाइट वायर से तो एक मान लेते हैं कि वायर ये है, एक वायर आपके पास ये है। इनफाइनाइट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी तक ये भी जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये भी जा रहा है। इसमें करंट आपके पास फ्लो हो रहा है ऐसे करके ऊपर, और इसमें भी ऊपर ही करंट फ्लो हो रहा है। या करंट का वैल्यू अलग अलग होगा, ये होता है I1 ये है, ये I2 ये है। बोला जा रहा है ये 1 वायर है और ये 2 वायर है। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे क्या होगा इसके वजह से, भाई ये वायर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, तो ऐसे बनेगा, तो उधर क्रॉस बनेगा, तो हर जगह पे यहाँ पे क्रॉस बनेगा बच्चों। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी। और मैंने बोला अगर यहाँ पे आर फिक्स है, यहाँ से यहाँ का दूरी आर फिक्स है, तो हर जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा होगा इस वायर के लिए। इस वायर के लिए तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल ही है, आर चेंज हो ही नहीं रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं, पहले चीज़ हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट। अभी ही तो बताया इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई 1 है तो 1 की वजह से है, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर दूरी मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है, ये आर दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। तो वायर 1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमने कल ही बताया कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, I इंटू डी एल क्रॉस आर होता है। हाँ सर बताया तो थे आपने को। तो अब हमको निकालना है फोर्स ऑन वायर 2 इक्वल टू करंट उसमें कितना I2 बह रहा है इंटू डी एल क्रॉस आर। तो डी एल वेक्टर अगर लेंगे तो करंट के डायरेक्शन में कुछ ऐसा ही तो वेक्टर लेंगे बच्चों, डी एल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस बी होता है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, आर क्यों बोल रहा हूँ डी एल क्रॉस बी होता है ना, तो डी एल क्रॉस बी करेंगे, डी एल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बच्चों आप करके देखिए, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, डी एल क्रॉस है, डी एल क्रॉस बी इधर आ रहा है थंब, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन भी हमने देख लिया। I2 इंटू दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो डी एल हो जाएगा बी साइन ऑफ 90 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, आई डी एल बी आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से था, बिल्कुल 1 की वजह से था, तो 1 ही तो लिखेंगे भाई, बिल्कुल 1 ही तो लिखेंगे, 1 की वजह से था। I2 है ना ये बच्चों, I2 है, ठीक है, इंटू डी एल, तो हमने डी एल यहाँ पे लिख दिया, इंटू B1। B1 क्या है, म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो ये फोर्स आ गया 2 पे। तो अब हम फोर्स निकालना है 2 पे, तो अब ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग फोर्स तो नहीं बोल सकते बच्चों, हमको इनफाइनाइट वायर दे रखा है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा, हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। अब भाई इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है तो बच्चों यहाँ पे डी एल का वैल्यू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट डाल दें,
वैसा नहीं करना है है ना, इन्फानाइट थोड़ी डाल देंगे। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, 2 मीटर लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। इन्फानाइट है तो इन्फानाइट नहीं रख देंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। अरे समझ में। तो फोर्स ऑन टू पर यूनिट लेंथ डीएल हो जाएगा इक्वल टू, ये I2 था बच्चों, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ हो जाएगा I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बिल्कुल इजी। इसी को बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों। और ये फोर्स कैसा था, ये अट्रैक्टिव फोर्स था। ATTRACTIV, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। मतलब कि ये वायर वन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है ना, फोर्स इधर लग रहा है तो वायर वन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया हमने। तो यही तरीका है बच्चों। ओके सर, ओके सर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसका डायमेंशन क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में न्यूटन पर मीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें बच्चों, अब अगर हम चाहें तो उसी तरीके से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स ऑन टू था ड्यू टू वन, तो फोर्स ऑन वन इस पे लगाना है, इस पे बताना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे और इसका करंट ले लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से और इस पे फोर्स निकाल लेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम टू पे फोर्स निकालें तो वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो ले लिए, वन की वजह से यहाँ पे क्रॉस आ रहा था सर सब जगह पे, लेकिन सर ये वायर टू भी है, इसका भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो I2 में भी तो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, इसमें भी क्रॉस और इधर डॉट आएगा। बोलेंगे इधर क्रॉस आएगा इधर डॉट आएगा, सर तो ये तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो आपने लिया ही नहीं। तो बच्चों हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, वायर खुद मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसका इंटरनल फोर्सेज की तरह काम करता है। तो उसका जो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसका नेट इफेक्ट ओवरऑल जो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आया है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन उसका कोई असर इस पर नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा, बहुत कम होता है ना। वो आता भी है तो एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद से फोर्स प्रोड्यूस बहुत कम करता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हम दूसरे की वजह से निकालते हैं, हम खुद की वजह से खुद का फोर्स नहीं निकालेंगे, वो इंटरनल के तरह काम करेगा, है ना, उसका बाहरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो अब हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम निकालना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूँ, सिमिलरली अगर फोर्स ऑन टू निकालना है, फोर्स ऑन वन निकालना है ड्यू टू टू, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट टाइम्स ऑफ I1 I2 ही तो रहेगा, यहाँ पे I2 I1 हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा बच्चों, आप ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आर ही दूरी तो है। आ रहा समझ में आपको, सब कुछ तो वैसे ही चलता रहेगा, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू लिखेंगे तो यहाँ पे I2 आ जाएगा बस, बाकी तो वही रहेगा। यहाँ पे I2 बस लिखना है, यहाँ पे I1 रहेगा और यहाँ पे I2 आ जाएगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा, बात तो वही है। और ये फोर्स भी कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा इसके वजह से, है ना। अगर इसके वजह से ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, हर जगह पे डॉट आ जाएगा। तो I इंटू डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी करेंगे तो इधर ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अट्रैक्टिव। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो बिल्कुल इजी है यार। अगर हम एक और केस ले लें कि हम उन दोनों का डायरेक्शन ही चेंज कर दें, मान लेते हैं ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम आर ले ही लेते हैं, इसमें करंट इस बारी फ्लो कर रहा है ऐसे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है उल्टा डायरेक्शन,
अब कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है। फिर भी यहाँ पे मान लेते हैं ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये फर्स्ट वायर सेकेंड वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कितना होगा बच्चों? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है। सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना होगा? I इंटू डी एल क्रॉस बी होता है। तो यहाँ I2 आ जाएगा। I2 देखिए इसके वजह से ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस हो जाएगा इधर, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। तो I इंटू डी एल क्रॉस बी, तो डी एल वेक्टर अगर लेंगे तो डी एल वेक्टर इस बारी इसके डायरेक्शन में लेना होगा। तो डी एल वेक्टर इस इधर आएगा, है ना बच्चों? डी एल वेक्टर इधर आएगा। तो डी एल क्रॉस बी करेंगे, डी एल क्रॉस बी करेंगे, डी एल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, डी एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। तो इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो इधर होगा। ठीक है। इंटू डी एल इंटू बी, तो बी कितना है? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई डी एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकालते हैं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। अरे सॉरी, ये तो सेम आ गया, सेम आ गया, लेकिन ये रिपल्सिव नेचर का है, ये रिपल्सिव नेचर का है। देख रहे हैं फोर्स बाहर फेंक रहा है। उसी तरीके से इसके वजह से इस पे निकालेंगे तो भी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I2 I1 डिवाइडेड बाई 2πr आएगा, जो कि फिर से रिपल्सिव नेचर का होगा। आ रहा है समझ में बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही तरीका है करने का। अब बहुत सिंपल है और आप समझ भी गए होंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ठीक है सर, लेकिन अब अगर हमारे पास वायर्स इफ वायर्स आर ऑफ फाइनाइट लेंथ, अब क्या करें? फाइनाइट लेंथ की अगर हो जाए वायर्स, तो अब क्या करेंगे? मतलब वायर्स जो हम दो ले रहे थे ना, एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, वायर का लेंथ फाइनाइट कर दिया और इनके बीच का डिस्टेंस वही है, आर है। ठीक है। और इसमें करंट वही I1 इधर फ्लो कर रहा है, I2 उधर फ्लो कर रहा है। ठीक है। इनफाइनाइट थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर फाइनाइट वायर ले लेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने क्या बताया बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म होता है, आर के साथ भी चेंज होता है और पैरेलली भी जाने पे चेंज होता है। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, आर पे तो चेंज हो ही रहा है, आर घटाएंगे बढ़ाएंगे ऊपर नीचे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा एंड पॉइंट पे, सेंटर पे। लेकिन अगर हम पैरेलली भी बढ़ें, यहाँ पे बात करें फिर यहाँ पे बात करें फिर यहाँ पे, तो बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आते हैं, यहाँ पे कितना कम हो गया, यहाँ पे कितना कम हो गया। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, और यहाँ पे बनते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या फिर लेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मोर बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है पैरेलली जाने पे भी, जो कि देख सकते हैं सेंटर पे यहाँ पे इतना होगा और यहाँ पे जाते ही बदल गया ना। तो उसी तरीके से हर एक पॉइंट पे बदलेगा, क्योंकि थीटा का एंगल बदलता जाएगा। तो मतलब कि हम लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब कि इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पे लिखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, वो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πI/r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, इस तरीके से बदलता जाएगा। तो इसमें तो हर जगह पे वेरी कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, ये DL वेक्टर रहेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे दिख रहा है बच्चों। वैसे भी ये किताबों में नहीं निकालते हैं लोग, क्योंकि ये आपको पढ़ना भी नहीं है, ये आता भी नहीं है, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आता है।
ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल आएगा हर जगह पे, इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा ठीक है। आपको इसका लेंथ भी पता होना चाहिए, इसका पूरा लेंथ कितना है, ठीक है, इसका पूरा लेंथ कितना है, ये सब पता रहेगा तब आप कर पाएंगे। उसके बाद फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से निकाल लिया है, तो आपने फोर्स निकालना है 2 पे 1 की वजह से, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी करते हैं हम लोग। आपको बी ही वेरिएबल दिख रहा है, तो बी वेरिएबल दिख रहा है तो बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर डी एल रखेंगे, और करंट तो आई टू ही दे रखा है, तो उसके बाद इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा आपको, है ना। डी एल का टर्म आएगा और यहाँ पे पूरा लेंथ भी आपको दिया रहेगा, तब आप कर पाइएगा। तो ये जनरली आपको नहीं आता है, जनरली द कैलकुलेशन becomes too complicated। एंड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, ठीक है, इसी वजह से हार्ड हो जाता है। नोट आस्क्ड इन जेई नीट, है ना। ये नहीं पूछता है जनरली बच्चों, है ना, पूछेगा भी तो किया जा सकता है, बट उतना टफ आता नहीं है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बी का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो साइन थीटा को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लेंथ एल दिया रहेगा। तो अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, आपको पता है ये थीटा 1 होता है, ये थीटा 2 होता है। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो सब चीज़ें रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना करता नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन एक केस और है बच्चों, इफ़ one wire is finite and another is infinite, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है ना। तो दूसरे देखिए, दो वायर्स है, एक है इनफाइनाइट लेंथ का और एक है फाइनाइट लेंथ का। मतलब एक वायर ये है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन एक वायर ये है जो कि फाइनाइट लेंथ का है। तो इस केस में क्या करना होगा, लेंथ अभी भी वही इनके बीच का आर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, इसमें करंट आई 1 ऐसे जा रहा है, इसमें करंट आई 2 ऐसे जा रहा है। तो याद रखिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा 1 की वजह से, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको इसके पैरेलली यूनिफॉर्म मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये चीज़ हमने इसके वजह से लिखा है, लेकिन हम इसके वजह से लेकर इस पे नहीं निकाल पाएंगे, 2 से लेके 1 पे नहीं निकाल पाएंगे फोर्स भाई, क्योंकि इसके वजह से तो नॉन यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसके वजह से इस पे फोर्स नहीं निकालना है, इसके वजह से इस पे फोर्स निकलेगा, ठीक है। जिसका भी फील्ड लाइन्स हम लेते हैं उसका तो बच्चों यूनिफॉर्म होना चाहिए ना भाई नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो फिर से इंटीग्रेशन वगैरह बहुत हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट सॉरी आई 2 इंटू डी एल क्रॉस बी होता है। तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई 2 डी एल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है, डी एल वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगे इधर, डी एल क्रॉस बी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा F, वही चीज़ है, सब कुछ वही है। तो डी एल इंटू बी वेक्टर लिख देंगे, बी वेक्टर किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो कितना आ रहा है यहाँ पे बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ आई 2 इंटू म्यू नोट टाइम्स आई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, फिर से वही आ गया, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई 1 आई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये चीज़ें चेंज नहीं होगी और इस डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप समझ तो रहे होंगे, है ना, अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इजी है, ये सब चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ आपको ताकि सवाल करने में आपको आसानी हो। और देख सकते हैं सवाल मैंने ला दिया है है ना, सवाल बात कर रहे थे, सवाल आ गया। कंडक्टिंग लूप है जिसमें करंट आई है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन। अच्छा दिया नहीं है तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस टाइप का है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है। ठीक है बच्चों, लूप विल हैव टेंडेंसी टू, लूप क्या हो सकता है, लूप के साथ क्या हो सकता है। करंट कैरिंग लूप है, मान लेते हैं करंट इसका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I1, आई ही ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आई इंटू डी एल, डी एल क्रॉस बी करेंगे, डी एल क्रॉस बी, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, उसी तरीके से इधर लगेगा, इस पर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है बच्चों, फोर्स इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, आ रहा समझ में आपको, बाहर की तरफ खींच रहा है। तो इसका टेंडेंसी होगा कि ये एक्सपांड हो सकता है ना, टेंडेंसी तो यही होगा कि अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक्सपांड कर सकता है, हमें नहीं पता करेगा नहीं करेगा, लेकिन टेंडेंसी तो वही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बहुत ईजी था। यहाँ पे वायर ए बी सी दे रखा है, कैरिंग करंट आई, बेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, लेंथ ए बी का एल है, एंगल 45 डिग्री है, रेशियो ए बी और बी सी का क्या होगा, ए बी पे फोर्स और बी सी पे फोर्स का रेशियो क्या होगा, कर सकते हैं। अगर इसका लेंथ एल है और ये एंगल 45 है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ एल है और ये एंगल 45 है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए बच्चों, इसका लेंथ कितना हो जाएगा। ये ए है, एल है, तो एल का cos 45, एल का sin 45, ऐसे हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये तो एल का cos 45 ही है, इसका इसका हो जाएगा एल cos 45। ठीक है, इसका लेंथ मैं ऐसे लिख देता हूँ, एल cos, मतलब कि एल बाई रूट हो जाएगा। अब हमको अगर ए बी पे निकालना है फोर्स ऑन ए बी और फोर्स ऑन बी सी, तो ए बी पे फोर्स कितना होगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, इसमें डी एल वेक्टर ऐसे ही आएगा, डी एल क्रॉस बी, दोनों के एंगल के बीच 90 है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, एंगल 90 है, डी एल क्रॉस बी अंदर की तरफ आ रहा है, आई इंटू डी एल, तो डी एल क्यों लेना है, यहाँ पे एल ही आ जाएगा इंटू बी, चलिए ठीक है, माइनस का के अंदर की तरफ। बी सी पे कितना होगा, बी सी का लेंथ हमको दे रखा है, आई इसका ये है, आई बाई रूट 2 इसका लेंथ है, मतलब आई इंटू डी एल क्रॉस बी करना है, तो बी वेक्टर कैसे है, बी वेक्टर ऐसे है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डी एल इधर होगा और ये ऐसा होगा, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, वो चीज़ देख लीजिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये एंगल कितना है, एंगल तो 45 ही लग रहा है मेरे को, फिर से एंगल कितना है इनके बीच का, देखिए ये ऐसे था ये ऐसे था, तो एंगल 45 था, है ना, एंगल 45 था, तो हमको दे रखा है कि इसके बीच का क्या होगा, कि ये पूरा, ये एंगल हमको दे रखा है 45, ये पूरा 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। अरे भाई ये 45 दे रखा है और ये पूरा 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 45। चलिए ये भी हमने निकाल दिया, तो सिंपल हो गया बच्चों, डी एल क्रॉस बी करेंगे हमारे यहाँ पे, तो आई एल बाई रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे, और बी साइन ऑफ 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, आई एल बी बाई 2 हो जाएगा। डी एल क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर आ रहा है, तो ये के कैप में है, ठीक है, फोर्स ऑन बी सी, तो ए बी और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फोर्स ऑन ए बी डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी सी 2 हो जाएगा, जो कि नहीं दे रखा है, इसमें आंसर दे नहीं रखा है, तो ये सब गलत है, यहाँ पे आंसर 2 होगा, ठीक है, 2 होगा बच्चों, होता है कभी कभी आंसर नहीं मैच करता है। इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ए बी है हमारे पास, ठीक है, ए बी इन्फानाइटली है, फिक्स्ड किया गया है, ये फिक्स्ड है, और करंट पासेज थ्रू इट, अनदर इज मूवेबल स्ट्रेट वायर सी डी, दूसरा सी डी वायर है जो कि मूवेबल है, उसको मूव कर सकते हैं, फाइनाइट लेंथ का है, कैरिंग करंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू एंड रिलीज्ड, निगलेक्ट द वेट ऑफ द वायर। ओके,
कह रहा है बच्चों कि इस वायर को हमने फिक्स्ड करके रखा है, इस वायर को आपने फिक्स करके रखा है और ये मूवेबल है और ये इनफाइनाइट भी है और ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट की वजह से हमको देखना होगा, हमको निकालना क्या है। तो रोड, इसमें ऑप्शन दे रखा है रोड सी डी विल मूव अपवर्ड, कैसा कैसे होगा। तो अगर हम इसके वजह से देखें बच्चों, इस वायर की वजह से, तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होता है। आर दूरी यहाँ पे चेंज होता रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे लेना है डीएल, इस पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट पे, क्योंकि वायर ऐसे फैला हुआ है। इस बारी वायर ऐसे नहीं है, ऐसे रहता था तो यहाँ पे आर दूरी हर जगह पे बराबर होता था, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कांस्टेंट होता था। लेकिन भाई यहाँ पे तो बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट यहाँ मिलेगा, अगला एलिमेंट यहाँ, अगला एलिमेंट यहाँ, अगला, तो यहाँ से आर का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, आर का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, आर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आगे जाते जाते घटता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से लिख रहा है। ओके सर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से वेरिएबल आ गया। अब समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आ गया तो अब कैसे करें। अच्छा, हमें ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल आ रहा है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ये चीज़ ठीक है। तो डीएल वेक्टर कहीं भी लेंगे तो डीएल वेक्टर ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉड सीडी मूव अपवर्ड कैसा कैसा होगा वो पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, ठीक है। अगर हम फोर्स देखना चाहते हैं सेकेंड वायर पे, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, तो I इंटू डी एल क्रॉस भी करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ फील होगा, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों। यहाँ पे हमें तो बस पूछ रहा है कैसे लगेगा। तो सी डी वायर विल मूव अपवर्ड, सी डी वायर विल मूव अपवर्ड, डाउनवर्ड तो नहीं होगा, डाउनवर्ड वाला ऑप्शन काट दीजिए बच्चों, अपवर्ड मूव होगा, अपवर्ड मूव होगा और पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप के पैरेलल, ऐसे ऐसे करके मूव होगा, ऐसे है, ऐसे ऐसे मूव हो जाएगा। या फिर सी ऑप्शन बोल रहा है कि मूव अपवर्ड इन टर्न क्लॉकवाइज, और वो ऐसे क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा। या फिर डी ऑप्शन बोल रहा है मूव ऐसे करेगा और ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे वायर का मूवमेंट होगा, ऊपर जाएगा लेकिन टर्न होगा या नहीं वो हमें देखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है, आर बढ़ने के साथ, जैसे आर यहाँ पे ये है, अगला आर यहाँ हो गया, तो आर बढ़ गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम लग रहा होगा, सॉरी यहाँ पे फोर्स कम लग रहा होगा। अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, I इंटू डी एल क्रॉस बी ही तो कर रहे हैं, तो बी तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे भी तो पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर नीचे आ जाएगा ना, तो आर का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स तो कम लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा है ना, ऐसा ही तो होगा। यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, फिर यहाँ पे उससे कम, फिर उससे कम, फिर यहाँ पे उससे कम, फिर यहाँ पे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अरे समझ में, फोर्स धीरे धीरे घटता चला जाएगा बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे ज़्यादा इसको उठाएगा, तो मतलब टर्न होगा क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में टर्न होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, क्लॉकवाइज में टर्न होगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लॉकवाइज में टर्न होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस फोर्स को निकालिए, नहीं फोर्स आएगा क्या, ठीक है, ये फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन फोर्स है क्या देखना चाहते हैं, चलिए ना हम दिखा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, अरे दिखा देते हैं बच्चों, टेंशन वहीं लीजिए। एक वायर ऐसे था, एक वायर आपके पास कुछ ऐसे था, ये आपका इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आपके पास फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I2, यह है फाइनाइट लेंथ का। सब कुछ आपको पीछे ही बता दिया मैं, बस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 जो हो रहा है म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो रहा है।
जो कि वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, हमको पता चल रहा है साफ साफ। आपको दे रखा है इस लेंथ का वायर का लेंथ एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जहाँ पे रखा हुआ है ये वायर, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है, ये ए है। ठीक है, ए ले लूँ या क्या ले लूँ? यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको ये चीज़ दे रखा है, यही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगर फील्ड लाइन्स इस देखें, ये फील्ड लाइन्स यहाँ पे जो बन रही हैं ये तो नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, लेकिन हमको पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो वही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो होता है I2 इंटू DL क्रॉस B, यही तो होता है बच्चों निकालने का फॉर्मूला। तो DL वेक्टर भी कैसे ले लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे। DL वेक्टर भी ऐसे होगा, DL क्रॉस B करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। हमको ये भी, हमने तो ये भी बता दिया, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो DL की वजह से छोटा सा फोर्स DF हम ले लेते हैं, छोटा सा फोर्स DF ले लेते हैं, छोटा सा फोर्स DF ले लेंगे जिसमें कि करंट I2 बह रहा होगा इंटू DL इंटू B, जो कि 1 की वजह से आ रहा है, साइन ऑफ 90 डिग्री बनेगा। I2DL इंटू B का वैल्यू कितना है बच्चों, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये R जो है, ये R जो लेंथ है ना, R जो ऐसे लेंथ है, तो इधर वाली लेंथ को हम x बोल दें क्योंकि x डायरेक्शन में है, तो R के जगह पे हम लोग x यूज कर लेते हैं, वो अच्छा लगेगा। और ये जो हम DL ले रखे हैं इसको छोटा सा dx ले लेते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में है। अरे L भी ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम L नहीं ले रहे हैं क्योंकि x डायरेक्शन में है तो x अच्छा लग रहा है। L भी ले लीजिए, DL इसको L ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन हमको लग रहा है x डायरेक्शन में dx अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये छोटा सा फोर्स DF आ जाएगा। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DF इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इंटीग्रेट कर देते हैं, dx अपॉन x है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये x जो है यहाँ से ये दूरी को x बोल देते हैं, ये x डिस्टेंस पे हम लोग जाके लिए थे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, ये x है। ठीक है, x डिस्टेंस पे जाकर छोटा सा एलिमेंट लिए थे, उसकी वजह से हम लोग फोर्स लेकर आए थे छोटा सा। तो ये x कहाँ से वेरी कर रहा है, वायर जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका लेंथ कितना है a से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, L तक। भाई a से लेकर L तक नहीं, a प्लस L तक जा रहा है, क्योंकि पहला वायर का एलिमेंट यहाँ मिल रहा है, लास्ट यहाँ मिल रहा है, तो लास्ट का दूरी यहाँ से लेंगे ना, तो लास्ट का दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस L। शुरू में a पे मिल रहा है, बाद में a प्लस L पे मिल रहा है। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है ठीक है, तो पूरा फोर्स हमको मिल जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा बच्चों, ln ऑफ x होता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों, a से a प्लस L तक। तो फोर्स आपको मिल जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा a प्लस L अपॉन a। बच्चों ये बहुत इजी तो है, कोई दिक्कत थोड़ी होना चाहिए इसमें। अरे यार, क्योंकि आपको पता है ln a माइनस ln b का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ln a अपॉन b, यही तो होता है। इसी फार्मूला का तो यहाँ यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ln दिस माइनस ln दिस बनेगा, उसका वैल्यू फिर ln a अपॉन b हो जाएगा, तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो फोर्स आप जो जानना चाह रहे थे बच्चों, ये फोर्स ये होगा। देख सकते हैं यहाँ पे a और a तो फिक्स है, L पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि बढ़ते जाएगा आगे, वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे को फोर्स यहाँ पे मिल गया जो यहाँ पे आ रहा था, और फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे L का वैल्यू यहाँ पे शुरू में देखेंगे तो यहाँ पे हमको जैसे 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 x बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ठीक है,
आई थिंक समझ रहे होंगे आप, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देख लेते हैं सवाल। इसमें हमको नेट फोर्स बताना है कॉइल पे कितना लग रहा होगा। देखिए बच्चों, ये तो इजी सवाल है। अगर देखा जाए तो ये इन्फानाइट ही वायर होगा तभी निकाल पाएंगे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ 2 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एक्स डिस्टेंस पे जो भी होगा। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इसकी दूरी कुछ 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 और 10 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे यार, ये तो 10 है ना, तो यहाँ पे 2 और 10 12 हो गया। ये 15 सेंटीमीटर का है, ये भी 15 सेंटीमीटर का है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर तो क्रॉस ही बन रही है, दिख रही है हमको, ठीक है, क्रॉस बन रही है। बात ये है बच्चों, बात ये है कि इस पे लगने वाला फोर्स कैसा है, इस पे लगने वाला फोर्स, इसमें डीएल वेक्टर ऐसे लेंगे, डीएल क्रॉस बी तो फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। डीएल क्रॉस बी तो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसमें डीएल क्रॉस बी इधर की तरफ लग रहा है, डीएल क्रॉस बी बाहर की तरफ लग रहा है। ऐसे सब पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखा जाए, अगर देखा जाए तो इस वायर की वजह से जो फोर्स इधर लग रहा है और इस वायर की वजह से फोर्स जो इधर लग रहा है, उसका वैल्यू कितना है, म्यू नोट, मतलब आई इंटू डी एल क्रॉस बी तो हम लोग करते ही हैं, तो आई इंटू फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नोट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू यहाँ से दूरी जो कि 2 सेंटीमीटर है। ये 1 की वजह से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस टाइप से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 की वजह से यहाँ पे देख लिया, और 3 की वजह से क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नोट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस ये क्यों निकाला 1 और 3 की वजह से, क्योंकि 2 और 4 की वजह से हमको दिख रहा है कैंसिल आउट होगा। क्योंकि 2 की वजह से, देखिए 2 की वजह से क्या होगा बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, इसकी वजह से तो वेरिएबल होगा ना, इसकी वजह से वेरिएबल होगा। हर जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल होगा। लेकिन जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, हमको देखना होगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, वो कितना होगा, वो ये होगा। इसका वैल्यू अगर रख दें हम लोग, कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln, यहाँ तक दूरी, मतलब यहाँ से पूरा दूरी अपॉन ये होता है, पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है तो 6 आ जाएगा। तो म्यू नोट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln ऑफ 6 बन जाएगा। और जो कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके वजह से आ रहा है, यहाँ पे जितना यहाँ पे आ रहा है इसके वजह से ऊपर की तरफ, उतना ही ये वायर की वजह से नीचे आएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, और पैरेलल भी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसकी वजह से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसकी वजह से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो सिर्फ बचा कौन, ये वायर और ये वायर, जो कि हम निकाल दिए। तो अगर हम अब टोटल निकालना है तो निकाल लेते हैं। इसकी वजह से कितना आ रहा था, इधर आ रहा था माइनस आई कैप, इसकी वजह से आ रहा था आई कैप। तो अब हम अगर निकालना चाहें एफ नेट पर यूनिट लेंथ, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब जोड़ेंगे तो के फैक्टर लेते हैं, इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई 1/12 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 6 से गुना कर देंगे तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई, मतलब कि 5 डिवाइडेड बाई 12 आएगा, माइनस का आई कैप नहीं, इधर ही आएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा।
आपको पता होगा बच्चों कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ इंटू I1 I2 कितना है, 2 इंटू I1 I2 1 है ना, ठीक है। 4 हटा देंगे तो 3 और 6 नीचे बचेगा, इंटू 5, 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे फोर्स F नेट पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे कितना लेंथ है बच्चों, लेंथ कितना है वायर का, यहाँ पे लेंथ कितना है जो कि दिख रहा है 15 सेंटीमीटर है, 3×5 = 15 आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 गुने 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगा। 25 इंटू 10⁻⁷, मूविंग अवे नहीं, मूविंग टुवार्ड होगा, क्योंकि देख सकते हैं ओवरऑल हमको, मेरे को निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है ना, मतलब मूविंग टुवार्ड, अपने तरफ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है यार बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से मैंने आपको बता दिया बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत इजी है, इसको समझना बच्चों बहुत इजी है ना। एक चीज़ कभी कभी यहाँ पे देखा जाता है कि अगर हमारे पास कोई इन्फानाइट, सॉरी मतलब इस टाइप के वायर हो जिसमें कि अगर इसका में बहने वाला करंट जो आई हो, I1 और यहाँ पे I2 हो, यहाँ पे अगर I1 I2 का वैल्यू बराबर दे दिया हो, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, आई ही हो, इनके बीच का दूरी हो 1 मीटर, मतलब स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं, तो फोर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे I1 का वैल्यू आई ही है, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2πr हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग BIL करके, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 मतलब आई डिवाइडेड बाई 2πr पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ तो 1 मीटर का है, और यहाँ पे इंटू आई करेंगे फिर से, आई का वैल्यू आपको दे रखा है आई जो कि 1 एम्पियर है, सब कुछ स्टैंडर्ड केस में बोल रहा है। तो म्यू नोट डिवाइड 1 हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू भी 1 ही है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा आंसर। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ इतना देर से बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर, 1 मीटर में अगर कोई वायर रखा है 1 मीटर का, उसके वजह से दूसरे वायर पे लगने वाला फोर्स ये होता है 2 इंटू 10⁻⁷, मतलब कितना छोटा है, इतना छोटा फोर्स लगता है, इसीलिए तो ठीक है ये अट्रैक्टिव फोर्स है इस डायरेक्शन, लेकिन अट्रैक्शन फील नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा फोर्स है भाई, 2 इंटू 10⁻⁷ का है फोर्स, तो कितना छोटा है, तो छोटे फोर्स की वजह से समझ नहीं आता, जनरली हमें ये दिखता भी नहीं है, क्योंकि इतना कम फोर्स हमको कैसे लगेगा कि ये खींच रहा है, लेकिन खींचता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान थी, ऐसे ही मैं बता दिया, क्योंकि ये किताबों में अक्सर दिया रहता है ना, किताबों में अक्सर बच्चों ये चीज़ दिया रहता है। आई थिंक क्लियर होगा अभी तक तो चीज़ें सब कुछ बच्चों आपको, तो यहाँ तक आने के लिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ बड़ा वाला थैंक यू, है ना बच्चों। ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।